ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज 17 मई शनिवार को मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज के 8वें पार्ट द फाइनल रेकनिंग को अमेरिका से भी 6 दिन पहले आज भारत में रिलीज कर दिया गया है। अमेरिका में फिल्म 23 मई को रिलीज होने वाली है, यानी पूरी दुनिया से भी 6 दिन पहले आज ये फिल्म भारत में इसकी मूल भाषा अंग्रेजी के ही साथ में हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी रिलीज हुई है। इस फिल्म को आप 2D, 4DX, IMAX और बाकी भी जो फॉर्मेट्स है 3D छोड़ करके उन सब में आप इस फिल्म को थिएटर में देख सकते हैं। मैंने आज सुबह इसे अंग्रेजी में देखा। हिंदी वर्जन अभी तक मैंने नहीं देखा है, पर अगर आप मित्र चाहते हैं कि मैं इसकी हिंदी डबिंग के बारे में भी अलग से वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है क्रिस्टोफर मैक्वेरी, जो 2015 के बाद आई हुई चारों ही मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज के राइटर और डायरेक्टर है। 2015 में रॉग नेशन आई थी, 17 में फॉल आउट आई थी, फिर 2 वर्ष पहले डेड रेकनिंग आई थी, जिसका ये सेकंड पार्ट है फाइनल रेकनिंग, और ओवरऑल फिल्म सीरीज का ये 8वां पार्ट है। और आज से करीब 6.5-7 वर्ष होने को आ गए जब फॉल आउट आई थी। उसके रिव्यू में मैंने आपको कहा था कि फॉल आउट ने एक्शन फिल्मों के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है। मतलब एक एक्शन फिल्म से आप जो कुछ भी एक्सपेक्ट करते हैं वो सब कुछ था फॉल आउट में, और वन ऑफ द बेस्ट एक्शन फिल्म है मिशन इम्पॉसिबल फॉल आउट। केवल इस सीरीज की ही नहीं तो ओवरऑल आप अभी तक आई हुई जितनी भी एक्शन फिल्म्स हैं उन सब में हम उसे टॉप 10 में या टॉप 5 में अवश्य रख सकते हैं। इतनी बढ़िया थी फॉल आउट। उसके बाद में डेड रेकनिंग भी कहीं से भी डिसअपॉइंटिंग नहीं थी। फॉल आउट को मैंने 10 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए थे, और डेड रेकनिंग को, इसके पिछले पार्ट को, मैंने 9 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए थे। मुझे पर्सनली वो पार्ट भी पसंद आया था। हालांकि काफ़ी सारे लोगों को डेड रेकनिंग भी उतना कुछ खास पसंद नहीं आया था, पर मुझे पर्सनली वो फिल्म भी पसंद आई थी। अब पिछले 2 दिनों से अमेरिका से अर्ली रिव्यूज़ आना शुरू हो गए थे द फाइनल रेकनिंग के, जो थोड़े से निराशाजनक थे। जैसे कि इंडिवायर ने लिखा था, हॉलीवुड्स ग्रेटेस्ट एक्शन फ्रेंचाइजी सेव्स द वर्स्ट फॉर लास्ट। हॉलीवुड की सबसे ग्रेटेस्ट एक्शन जो फिल्म सीरीज़ है उसने सबसे ख़राब फिल्म को आखिर के लिए बचा करके रखा था। इसके बाद में एक और रिव्यू BBC का, फील बैड फिल्म ऑफ द समर, फील बैड फिल्म कहा। IGN ने 6 आउट ऑफ 10 स्टार्स दिए, और भी ऐसे कई सारे रिव्यूज़ आप अगर देखेंगे और भी आएंगे अगले हफ्ते तक। 23 तारीख को अमेरिका में आने वाली है, तो काफ़ी निराशाजनक ऐसे रिव्यूज़ आए थे। तो थोड़ा सा डरते डरते ही आज सुबह में गया था कि पता नहीं इतने ख़राब रिव्यूज़ क्यों आए हैं, क्योंकि अभी तक मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज़ की जितनी भी पिछली 7 फिल्में आई है उनमें से किसी भी फिल्म के लिए इतने नकारात्मक रिव्यूज़ या वो डिसअपॉइंटिंग है ऐसा देखने को नहीं मिला है। हाँ, कम ज़्यादा रेटिंग रही है ऑब्वियसली, परंतु मुझे तो पर्सनली ये सारी फिल्में बहुत पसंद आई है। विशेषतः फॉल आउट की अगर हम बात करें तो कैसी थी द फाइनल रेकनिंग। देखिए, ये अपने अपने देखने पर है कि आप फिल्म से क्या अपेक्षा करते हैं। अगर आपको मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज पसंद है, टॉम क्रूज, उनके एक्शन सीक्वेंसेस वो अगर आपको पसंद है तो ये फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, आपको फिल्म पसंद आएगी। जस्ट कमी की दृष्टि से अगर हम कहें इस फिल्म में क्या है, तो जैसे आप देखिए, इस फिल्म को एक इथन हंट के लिए सेंड ऑफ के रूप में ही उन्होंने बनाया है कि भाई विदाई दे रहे हैं हम इस कैरेक्टर को। हालांकि टॉम क्रूज से पूछा गया था अभी 2023 में एक इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा था कि मैं आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँगा मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज़ को। परंतु अगर आप द फाइनल रेकनिंग को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे बस अभी हम विदा कर रहे हैं इस फिल्म सीरीज़ को, इथन हंट को, जैसे हम उसे इसके बाद नहीं देखने वाले। और ये बात केवल आपको फिल्म के एंडिंग में नहीं फील होगी फाइनल रेकनिंग के, बल्कि पूरी की पूरी फिल्म देखते समय शुरुआत से अंत तक। ये फिल्म भी 2 घंटे और 50 मिनट की है, डेड रेकनिंग भी 2 घंटे और 45 मिनट की थी। यानी एक ही फिल्म को उन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, परंतु फिर भी दोनों के दोनों पार्ट्स 2.25 घंटे के हैं। और चलो, डेड रेकनिंग तो फिर भी हमें कहीं पर भी स्लो नहीं लगी थी। पिछला पार्ट कुछ ना कुछ उसमें होते जाता है, हम एंगेज रहते हैं, और फास्ट थी, कुछ हो रहा है, आगे आगे फिल्म जल्दी जल्दी बढ़ रही थी, बहुत कुछ हो रहा था, बहुत सारे सब प्लॉट्स थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स थे। परंतु फाइनल रेकनिंग जो 2 घंटे और 50 मिनट की है, आज रिलीज़ हुई फिल्म काफ़ी स्लो लगती है, ये बात तो है। इस फिल्म को हम बिल्कुल इस सीरीज़ की सबसे कमज़ोर फिल्म भी कह सकते हैं। परंतु जो एक नॉस्टैल्जिया कह लीजिए, इथन हंट हमें छोड़ करके जा रहा है, या वो जो एक फीलिंग आती है फिल्म देखते समय, उस कारण से हो सकता है कि किसी किसी को फिल्म डिसअपॉइंटिंग ना लगे, निराश ना करे। हालांकि ओवरऑल फिल्म ऐसी नहीं कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आप अपना सर पकड़ करके बैठे हैं, यार ये क्या हो रहा है, कहीं पर भी कुछ भी दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है फिल्म में। सीरियसली आप
कहानी को, कैरेक्टर्स को समझ पाते हैं, उनके साथ में बने भी रहते हैं। शुरुआत से अंत तक कुछ ना कुछ होते भी चाह रहा है। जस्ट बात यह है कि वो जो सेंड ऑफ वाली जो फीलिंग है ना, एक तो विदाई देने वाली बात जो फिल्म के एंडिंग के 15 मिनट में होनी चाहिए थी, उसकी जगह पर पूरी की पूरी फिल्म देखते समय ही वो फीलिंग आ रही है। बार बार हर 2 मिनट के बाद में, या लगभग हर मिनट के बाद में, या लगभग पूरी की पूरी फिल्म में ही वो इमोशनल सैड, स्लो इमोशनल सैड म्यूजिक चलते जाता है कंटिन्यूसली शुरुआत से अंत तक। और वो एक समय के बाद में अति होने लगता है थोड़ा सा, तो वो ज़्यादा उन्होंने उसका यूज़ कर लिया है। अगर प्रॉपर पूरी फिल्म में कहानी आगे बढ़ती जाती, जैसे कि हमने मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज़ के पिछले पार्ट्स में देखा था, लूथर हो, बेंजी हो, ईथन हो, इन सब के बीच की मजाक मस्ती वगैरह, किसी पर्टिकुलर जगह पर उन्हें जाना है, तो उसके लिए वो जिस प्रकार की प्लानिंग करते हैं, तो उन सब के बीच की जो प्लानिंग की प्रोसेस है, मजाक मस्ती वगैरह है, वो बातें हमें एंगेज रखती है। वो सब कुछ इस बार मिसिंग था। ऑब्वियसली सेंड ऑफ है, लूथर का कैरेक्टर भी आपको इमोशनल करेगा, क्या होगा वो आप फिल्म में ही देखना, परंतु वो उनकी मजाक मस्ती, थोड़ा सा हल्के फुल्के मूवमेंट्स जो फिल्म में होते थे, वो इस बार कुछ भी नहीं है। उसकी जगह पर कंटिन्यूसली लगभग 2.25 घंटे में से आप समझ लीजिए कि 2.25 या 2.5 घंटे तक वो स्लो इमोशनल सैड म्यूजिक बैकग्राउंड में चलते जाता है, और वो बार बार हो रहा था। वो एक बात थोड़ी सी हमें फिल्म में डिसअपॉइंट करती है। बाकी एक्शन सीक्वेंसेस ऑब्वियसली इस बार भी बहुत बढ़िया है। विशेषतः जो सबमरीन वाला एक्शन सीक्वेंस नहीं कह सकते उसको, पर जो सोर्स कोड है द एंटिटी का, पिछले पार्ट में डेड रिकनिंग में हमने देखा था कि जो द एंटिटी नाम का एआई है, जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है पूरी दुनिया को, जो मानवता के लिए खतरा बन बैठा है, द एंटिटी, उसको कंट्रोल करने के लिए या समाप्त करने के लिए एक की आवश्यकता थी, बराबर। तो वो की तो पिछले पार्ट में मिल गई थी। अब इस द फाइनल रेकनिंग में वो सोर्स कोड चाहिए, जिस सोर्स कोड के थ्रू द एंटिटी को समाप्त किया जा सकता है या उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब की तो मिल गई है, तो अब उस सोर्स कोड को ढूंढना है जो सबमरीन में है, और फिर की मदद से द एंटिटी को समाप्त या कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो सबमरीन वाला जो पार्ट है, जिसको एक्शन सीक्वेंस तो नहीं कह सकते, पर वहाँ पर जब ईथन हंट जाता है, टॉम क्रूज का कैरेक्टर, तो वो जिस प्रकार से वो उस पूरे सीक्वेंस को उन्होंने जिस प्रकार से शूट किया है ना, वो गजब था। वो बहुत रियलिस्टिक लगता है उस सबमरीन के अंदर जब ईथन हंट जाता है, तो वो पूरा सीक्वेंस काफ़ी बढ़िया था। उसके बाद में जो प्लेन वाला जो सीक्वेंस है, तो वो भी गजब का था। ये 2 सीन्स आपको फिल्म देखने के बाद भी याद रहेंगे। और चेसिंग सीक्वेंसेस, जो मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज़ का सबसे एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है, विशेषतः टॉम क्रूज का दौड़ना, उसकी रनिंग, तो रनिंग वाला चेसिंग सीक्वेंस हो, बाइक वाला हो, कार वाला हो, प्लेन हो, हेलीकॉप्टर हो, इन सब को हमने फॉलोआउट में एक साथ में देखा था। और डेड रेकनिंग में भी ऐसे कई सारे चेसिंग सीक्वेंस थे। इस बार उनकी थोड़ी सी कमी आपको फील होगी उन चेसिंग सीक्वेंसेस की। हालांकि फिर भी वो जो टॉम क्रूज की, ईथन हंट की रनिंग है, दौड़ना है, वो थोड़ा सा ही सही, परंतु इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। पर जो डायरेक्टर है क्रिस्टोफर मैकक्वेरी, उनका अधिकतर फोकस इसको एक सेंड ऑफ फिल्म के रूप में बनाने पर ही था, और उसी कारण से वो बार बार वही फीलिंग दर्शकों को करवाना चाह रहे थे। परंतु जितना मुझे लगता है कि कहानी और केवल म्यूजिक के माध्यम से वो सेंड ऑफ वाली फीलिंग लाने की अपेक्षा कहानी और कैरेक्टर्स को इस प्रकार से लिखते कि वो हमें इमोशनल करते, कुछ हमसे छूट रहा है, बिछड़ रहा है ईथन हंट का कैरेक्टर, या हम उसको कभी देख नहीं पाएंगे, वो जो फीलिंग थी वो कैरेक्टर्स और कहानी के थ्रू डेवलप करने पर उन्हें अधिक फोकस करना चाहिए था, जो यहाँ पर जस्ट म्यूज़िक पर उनका ज़्यादा फोकस था। तो कहानी की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी कुछ ऐसा नयापन नहीं था। एआई दुनिया के लिए खतरा बना हुआ है, परमाणु हमला, उससे दुनिया को खतरा मंडरा रहा है, ये बातें हम इससे पहले भी बहुत सारी एक्शन और स्पाई फिल्मों में देख चुके हैं। तो ओवरऑल फिल्म आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी, फिल्म आपको पसंद आएगी। विशेषतः अगर आप मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, आप इसको देखते आए हैं, आपको पसंद है ये सीरीज़, परंतु जो दूसरे दर्शक है जिन्होंने कभी भी इस फिल्म सीरीज़ को देखा नहीं है या जानते नहीं हैं, तो ऐसे एक नए दर्शक के लिए तो ये फिल्म नहीं है। ऑब्वियसली आपने डेड रेकनिंग अगर देखी हुई है, तभी जा कर के आप इसमें आगे क्या हो रहा है वो बातें समझ पाएंगे। और अगर आपने शुरुआत से मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज़ को कंटिन्यू किया है, तो और ज़्यादा आप फिल्म के साथ में कनेक्ट हो पाएंगे। पर हाँ, इतना तो है कि इस फिल्म सीरीज़ की
अगर हम लिस्ट बनाएं, रैंक करें अगर इस सीरीज़ को, तो ऑब्वियसली ये लास्ट वाला पार्ट शायद सबसे नीचे रहेगा। परंतु जो बात है इमोशंस की, कुछ बिछड़ रहा है हमसे, कुछ छूट रहा है, नॉस्टैल्जिया, इथन हंट का कैरेक्टर जो इतने वर्षों से, लगभग 30 वर्ष होने को आ गए हैं, 1996 में पहली फिल्म आई थी, 30 वर्ष लगभग होने को आ गए हैं। इतने लंबे समय से टॉम क्रूज़ ने जिस प्रकार के एक्शन सीक्वेंसेस, जिस प्रकार की फिल्में दी है मिशन इम्पॉसिबल फिल्म सीरीज़ के माध्यम से, तो वो इतनी लंबी जो जर्नी रही है 30 वर्षों की, उस कारण से फिल्म हमें ऑब्वियसली थोड़ा इमोशनल करती है। हालांकि वो और कर सकती थी अगर डायरेक्टर कहानी और कैरेक्टर्स पर फोकस करते, जस्ट प्रेजेंटेशन की अपेक्षा। यहाँ पर डायरेक्टर का ज़्यादा फोकस प्रेजेंटेशन पर था, म्यूज़िक पर था, पर फिर भी ओवरऑल अच्छी फिल्म है। और जैसे कि टॉम क्रूज़ ने कहा भी है इंटरव्यू में कि वो आगे भी इन फिल्मों को कंटिन्यू करना चाहते हैं, और फिल्म की एंडिंग भी इसी प्रकार की थी कि जिससे लगता है कि शायद फिल्म आगे कंटिन्यू वो करना चाहे तो कर सकते हैं। अब इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है शायद उसके ऊपर होगा कि वो आगे कैसे डेवलप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते इस सीरीज़ को। तो दोस्तों, मैं मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग को दूंगा 7 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। यूए 13+ की रेटिंग के साथ में फिल्म थिएटर में रिलीज हुई है। फिल्म में सेक्स, न्यूडिटी और कोई खास ऐसा वायलेंस वगैरह भी नहीं है, तो आप अगर चाहते हैं तो पूरे परिवार के साथ में फिल्म को देख सकते हैं। बाकी जिन मित्रों ने इस फिल्म को देखा है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।